नमस्ते बच्चों। तो चलो आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहाँ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक टूटी हुई तार से करंट कैसे फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? अब सोचो, एक कैपेसिटर आखिर है क्या? बेसिकली दो मेटल प्लेट्स जिनके बीच में है गैप। मतलब फंडामेंटली तो ये एक टूटा हुआ सर्किट ही हुआ ना। तो फिर एक एसी करंट इसमें से लगातार कंटिन्यूअस कैसे पास होता रहता है? इंटरेस्टिंग सवाल। देखो, इस सर्किट डायग्राम को देखो। ये रहा हमारा एसी सोर्स और ये लगा है कैपेसिटर। साफ साफ दिख रहा है कि इन प्लेट्स के बीच में एक फिजिकल गैप है, एक ब्रेक है, यानी कि ये एक ओपन सर्किट है। तो लॉजिक तो कहता है कि करंट को यहीं रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन एसी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, करंट बहता रहता है। चलो इसी पजल को आज सॉल्व करते हैं। तो ये टूटे सर्किट से करंट कैसे पास हो रहा है? इस फिजिक्स के पजल को सॉल्व करने से पहले ना एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पानी की टैंकी। बिलीव मी, इस एनालॉजी से सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इमेजिन करो एक पानी की टंकी। इस कहानी में जो ये टंकी है वो है हमारा कैपेसिटर। टंकी में पानी का जो लेवल ऊपर नीचे होता है वो समझो है वोल्टेज, और टंकी के अंदर जो पानी आ रहा है, जो फ्लो है, वो है करंट। सिंपल है ना? टैंक यानी कैपेसिटर, लेवल यानी वोल्टेज, और फ्लो यानी करंट। अब जरा सोचो, अगर टंकी में पानी का लेवल यानी कि वोल्टेज बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? बिल्कुल सही, पहले पानी को टंकी में फ्लो करना पड़ेगा, यानी कि करंट का आना जरूरी है। बिना फ्लो के लेवल बढ़ ही नहीं सकता। मतलब कॉज पहले होता है और इफेक्ट बाद में। फ्लो करंट इज द कॉज और लेवल का बढ़ना वोल्टेज इज द इफेक्ट। और ये सोचो, पानी का फ्लो सबसे तेज, सबसे ज्यादा कब होगा? जब टंकी बिल्कुल खाली हो और हम उसे तेजी से भरना शुरू करें, राइट? मतलब जब लेवल सबसे तेजी से बदल रहा हो, यानी जब वोल्टेज 0 से बढ़ना शुरू होता है, उस मोमेंट पर करंट यानी पानी का फ्लो मैक्सिमम होता है। देखा, यहीं से फेज डिफरेंस का आइडिया आ रहा है। अच्छा, और जब टंकी पूरी ऊपर तक भर जाती है तब क्या होता है? मतलब जब पानी का लेवल मैक्सिमम हो जाता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंच जाता है, तब और पानी अंदर नहीं जा सकता और फ्लो रुक जाता है। उस एक पल के लिए फ्लो यानी करंट 0 हो जाता है। तो देखो, जब वोल्टेज अपने पीक पर है तब करंट 0 है। तो इस पूरी पानी की टंकी वाली एनालॉजी से हमने क्या सीखा? एक सिंपल सी लाइन कि फ्लो यानी करंट टंकी के फुल होने से, यानी वोल्टेज के मैक्सिमम होने से पहले होना ही पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कैपेसिटर के केस में करंट हमेशा वोल्टेज से आगे चलता है। करंट लीड्स वोल्टेज। इस एक लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लो। चलो, अब हमने कॉमन सेंस से तो इस कॉन्सेप्ट को फील कर लिया है। अब वक्त है इसको प्रॉपर फिजिक्स की लैंग्वेज में एनसीईआरटी के हिसाब से समझने का, ताकि एग्जाम में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। देखो, कैपेसिटर का एक फंडामेंटल रूल है। वो ये कहता है कि सर्किट में जो करंट आए है ना, वो सीधे सीधे वोल्टेज V पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, बल्कि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितनी तेजी से बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज यानी dV/dt। यही इसका सीक्रेट है। इसलिए फॉर्मूला है I = C dV/dt। करंट बदलते हुए वोल्टेज का नतीजा है। चलो अब फटाफट इसकी डेरिवेशन देखते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम शुरू करते हैं एसी वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो है V = V0 sin ωt। ओके। स्टेप 2, हमारे रूल के लिए हमें dV/dt चाहिए, तो कैलकुलस यूज करते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो dV/dt हो गया V0 ओमेगा cos ωt। गुड। स्टेप 3, अब बस इस वैल्यू को हमारे रूल I = C dV/dt में डाल देते हैं, तो I बन गया C × V0 ओमेगा × cos ωt। यहाँ तक सब ठीक। स्टेप 4, अब बस एक छोटा सा मैथ्स का ट्रिक। हम जानते हैं कि cos x को हम sin x + 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, राइट? स्टेप 5, तो इससे हमारी फाइनल करंट इक्वेशन बन गई I = I0 sin ωt + 90 डिग्री, और यहाँ I0 हमारा पीक करंट है। देखा, हो गया डराइव।
अब इस फाइनल इक्वेशन को गौर से देखो। वोल्टेज क्या था? साइन ओमेगा टी। और करंट क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये जो प्लस 90 डिग्री एक्स्ट्रा आया है ना, यही सबूत है। यही मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री यानी कि 1/4 साइकिल आगे चल रहा है। तो जो हमने पानी की टंकी वाली एनालॉजी से इंट्यूटिवली समझा था, मैथ्स ने उस पर स्टैंप लगा दिया। इसको ना विजुअली सोचो। जब वोल्टेज की वेव अपने पीक पर होती है, सबसे ऊपर, ठीक उसी टाइम पर करंट की वेव 0 से क्रॉस कर रही होती है। और जब वोल्टेज की वेव 0 पर आती है, तब करंट की वेव अपने पीक पर पहुंच जाती है। इनके बीच ये 90 डिग्री का आगे पीछे का रिश्ता हमेशा बना रहता है। अब देखो, जैसे एक रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, करंट को रोकने वाली चीज, वैसे ही एक कैपेसिटर एसी करंट को जो ऑपोजिशन, जो रुकावट देता है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या XC। और इसका फॉर्मूला है XC = 1/ωc। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर्मूला में देखो, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नीचे है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, XC यानी रुकावट कम होती जाएगी। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी AC तो आराम से पास हो जाता है। चलो एक बिल्कुल छोटू सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। मान लो C है 10 माइक्रोफैराड और वोल्टेज सोर्स है V = 100 sin 1000t। तो यहां से हमें V0 मिल गया 100 वोल्ट्स और ओमेगा मिल गया 1000। स्टेप 1, पहले XC निकालते हैं। फॉर्मूला है 1/ωc। वैल्यूज डालो, 1/1000 × 10 × 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100 ओम। स्टेप 2, अब पीक करंट I0 निकालने के लिए ओम्स लॉ जैसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। I0 = V0/XC, यानी कि 100 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 ओम्स। लो जी, आंसर आ गया 1 एम्पियर। इतना सिंपल। ओके, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो बहुत जरूरी है। यहाँ हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनकी वजह से एग्जाम में आते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं। मैं इनको साइलेंट किलर्स कहता हूँ। इनसे बचकर रहना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत से लोग सोचते हैं कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है तो वो AC को भी ब्लॉक कर देगा। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि AC में वोल्टेज कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इसलिए कैपेसिटर लगातार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। और इसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से सर्किट में एक कंटिन्यूअस करंट बना रहता है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा रूल बना लो। सोचो, DC यानी डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एक दीवार है, एक ब्लॉकर है, करंट को रोक देता है। लेकिन AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कैपेसिटर एक रास्ते की तरह है, अ कंडक्टर। वो करंट को पास होने देता है। सिंपल, DC ब्लॉक्स, AC कंडक्ट्स। बस इतना याद रखो। एक और गलतफहमी, कुछ लोगों को लगता है कि करंट इसलिए लीड करता है क्योंकि कैपेसिटर करंट को धक्का मारता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट है। असली रीजन वापस उस रूल में है, I = CdV/dt। कैपेसिटर की प्लेट्स पर वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए वहां पर चार्ज को जमा होना पड़ेगा। और चार्ज कैसे आएगा? करंट के फ्लो होने से। तो करंट को पहले आना पड़ेगा ताकि वोल्टेज बिल्डअप हो सके। तो अब जब हमने कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया है, चलो एकदम फटाफट से एक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये आगे के टॉपिक से कैसे जुड़ता है। लेट्स सी द बिग पिक्चर नाउ। पता है, कैपेसिटर का बिहेवियर इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं ये दोनों। कैपेसिटर में हमने देखा करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है और ये एनर्जी स्टोर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। जबकि इंडक्टर, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें वोल्टेज करंट को लीड करता है और वो एनर्जी स्टोर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। एकदम ऑपोजिट। तो चलो आज के सेशन के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, एक प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। नंबर 2, इसका फंडामेंटल रूल है I = CdV/dt। नंबर 3, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ कम होता है। नंबर 4, एक प्योर कैपेसिटर एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करता, एवरेज पावर इज 0। और नंबर 5, एनर्जी बस सोर्स और कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आती जाती रहती है, यानी ऑसिलेट करती है। और अब आखिर में एक सवाल। सोचो, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर, जिनके इफेक्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, अगर इन दोनों आर्च राइवल्स को एक ही सर्किट में एक साथ लगा दिया जाए तो क्या होगा?
कौन जीतेगा? करंट आगे रहेगा या वोल्टेज, या फिर कुछ बिल्कुल नया ही हो जाएगा? इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि यही तो आधार है हमारे अगले टॉपिक का, दी LCR सर्किट।